भारत की सांस्कृतिक चेतना के लिए बेहद खास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक भावुक ब्लॉग लिखकर देश को पहले ज्योतिर्लिंग भगवान सोमनाथ मंदिर की महिमा और इसके पुनर्निर्माण के संघर्ष को साझा किया है। प्रधानमंत्री ने बताया कि कैसे सोमनाथ मंदिर भारत के अजय संकल्प का प्रतीक है, जिसे कई बार नष्ट किया गया, लेकिन ये हर बार और अधिक भव्यता के साथ उठ खड़ा हुआ। रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 जनवरी को गुजरात के प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग सोमनाथ पहुंचेंगे, जहां वो सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। ये आयोजन 1026 में सोमनाथ मंदिर पर हुए पहले बड़े हमले की 1000वीं सालगिरह के मौके पर मनाया जा रहा है। साल भर चलने वाले इस आयोजन की शुरुआत 8 से 11 जनवरी तक धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ की जा रही है, जिसमें प्रधानमंत्री की मौजूदगी को ऐतिहासिक माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी यात्रा से पहले ही सोमनाथ की 1000 साल लंबी यात्रा पर एक भावनात्मक ब्लॉग लिखा है। उन्होंने लिखा है, महमूद गजनवी लूट करके चला गया, लेकिन सोमनाथ के प्रति हमारी भावना को हमसे छीन नहीं सका। आज 2026 में भी सोमनाथ मंदिर दुनिया को संदेश दे रहा है कि मिटाने की मानसिकता रखने वाले खत्म हो जाते हैं, जबकि सोमनाथ मंदिर आज हमारे विश्वास का मजबूत आधार बनकर खड़ा है। भारतीय संस्कृति की वो जीवनी शक्ति थी, वो संघर्ष शक्ति थी, जिसने दुनिया के सबसे बर्बर आक्रमणों को भी झेल कर अपने को बचा के रखा। तो जो चमक थी, उसकी अभिव्यक्ति सोमनाथ के प्रथम ज्योतिर्लिंग में दिखाई पड़ती थी। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 साल पूरे। प्रधानमंत्री ने सरदार पटेल के योगदान को भी याद किया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ब्लॉग में सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण में सरदार पटेल के योगदान को याद किया। उन्होंने लिखा, आजादी के बाद सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का पवित्र दायित्व सरदार वल्लभ भाई पटेल के सक्षम हाथों में आया। 1947 में दिवाली के समय उनकी सोमनाथ यात्रा हुई। उस यात्रा के अनुभव ने उन्हें भीतर तक झकझोर दिया। उसी समय उन्होंने घोषणा की थी कि सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण होगा। अंततः 11 मई 1951 को सोमनाथ में भव्य मंदिर के द्वार श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। उस अवसर पर तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उपस्थित थे। महान सरदार साहब इस ऐतिहासिक दिन को देखने के लिए जीवित नहीं थे, लेकिन उनका सपना राष्ट्र के सामने साकार होकर भव्य रूप में उपस्थित था। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू इस घटना से अधिक उत्साहित नहीं थे। वो नहीं चाहते थे कि माननीय राष्ट्रपति और मंत्री इस समारोह का हिस्सा बने। उन्होंने कहा कि इस घटना से भारत की छवि खराब होगी, लेकिन राजेंद्र बाबू अडिग रहे और फिर जो हुआ उसने एक नया इतिहास रच दिया। प्रधानमंत्री के ब्लॉग में देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जिक्र आया तो बीजेपी ने भी नेहरू को कटघरे में खड़ा कर दिया, जिस पर कांग्रेस का जवाबी हमला लाजमी था। इतिहास में पढ़ाया जाता है कि साहब जो कुछ मोहम्मद गजनी ने किया सोमनाथ पे, वो तो केवल पैसा लूटने के लिए किया था। उसका कोई धार्मिक भावना से लेना देना नहीं था। और इतना ही नहीं, और इसका स्रोत कहां से आता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया। सब एक बकवास की बात है। तो फिर गड़े मुर्दे सारे उखाड़ते रहे, फिर सरकार क्या चलाएगी? ये भावनात्मक बातें होती हैं। नेहरू जी जैसा महान व्यक्ति इस देश में पैदा नहीं हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सोमनाथ से रिश्ता केवल श्रद्धा तक सीमित नहीं है। वो जनवरी 2021 से श्री सोमनाथ ट्रस्ट के चेयरमैन भी हैं। इस पद पर रहते हुए वो मंदिर और आसपास के विकास कार्यों से सीधे जुड़े रहे हैं। सोमनाथ प्रमिनेट एग्जीबिशन सेंटर और पुराने सोमनाथ मंदिर की बहाली जैसे कई अहम प्रोजेक्ट उनके नेतृत्व में आगे बढ़े। 11 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी की सोमनाथ यात्रा सिर्फ एक धार्मिक दौरा नहीं, बल्कि इतिहास, आस्था और राष्ट्र के आत्मविश्वास को जोड़ने का भी संदेश है।
तो महाराष्ट्र के धुले में अचानक से तनाव बढ़ गया। यहां पर गुरुद्वारे की गद्दी के लिए दो गुट आमने सामने आ गए और देखते ही देखते ये बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि दोनों गुटों ने एक दूसरे पर पथराव करना शुरू कर दिया और पुलिस को लाठी लेकर मैदान में उतरना पड़ा। ये रिपोर्ट देखिए। गुरुद्वारे की गद्दी के लिए बवाल। महाराष्ट्र के धुले में दो गुटों का हंगामा। गुरुद्वारे के अंदर और बाहर से चले पत्थर। महाराष्ट्र के धुले में गुरुद्वारे की गद्दी के लिए ऐसा बवाल हुआ कि हालात काबू से बाहर हुए। दो गुटों के बीच लड़ाई हिंसक हो गई, पत्थर चलने शुरू हो गए, खूब बवाल हुआ। हंगामा करने वालों ने गुरुद्वारे के अंदर और बाहर दोनों तरफ से पत्थर चलाए। पत्थरबाजी के बीच कुछ लोगों ने डंडे से गुरुद्वारे का दरवाजा पीटा, उसे खोलने की कोशिश की क्योंकि दूसरे गुट ने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया था। इसी बीच अंदर से भी पत्थर फेंके गए और देखते ही देखते तनाव बढ़ा। हालात काबू करने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। कुछ लोगों के घायल होने की खबर आई। हंगामा बढ़ने पर पुलिस ने 8 लोगों को हिरासत में भी लिया। पूरे इलाके को छावनी जैसा बना दिया गया। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात कर दी गई। बताया गया कि महाराष्ट्र के धुले का विवाद गुरुद्वारे के पूर्व प्रमुख की हत्या से जुड़ा है। एक गुट का आरोप है कि गुरुद्वारे के पूर्व प्रमुख की हत्या के आरोपी ने गद्दी हथिया ली है और पिछले 2 दिन से गुरुद्वारे पर अवैध तरीके से कब्जा किया हुआ है। इसी बात पर महाराष्ट्र के धुले में तनाव बढ़ गया। गद्दी पर कब्जे की लड़ाई पत्थरबाजी तक पहुंच गई। बताया गया कि हिंसा में शामिल जिन 8 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया, उनमें गुरुद्वारे के पूर्व प्रमुख की हत्या का आरोपी भी शामिल है। उधर दिल्ली में प्रदूषण पर सियासत तेज हो गई। प्रदूषण को दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया इसे लेकर के, और दिल्ली विधानसभा के ठीक बाहर आम आदमी पार्टी की नेता और पूर्व सीएम आतिशी के मौजूदगी में विधायकों ने प्रदूषण के मुद्दे को लेकर जोरदार नारेबाजी की, प्रदर्शन किया। वहीं बीजेपी से आम आदमी पार्टी की नौटंकी बता रही है। दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र का पहला दिन और प्रदूषण के मुद्दे पर जबरदस्त पंगा हुआ। आम आदमी पार्टी के विधायक प्रदूषण के मुद्दे को उठाते हुए मास्क लगाकर विधानसभा पहुंचे और प्रदर्शन किया। उपराज्यपाल के अभिभाषण का बहिष्कार किया और बीजेपी सरकार पर सवाल खड़े किए। 4 महीने पहले तक कह रहे थे इतनी साफ हवा, भारतीय जनता पार्टी ने हवा साफ कर दी। तो जुलाई में भारतीय जनता पार्टी ने हवा साफ कर दी और दिसंबर में केजरीवाल ने फिर से गंदी कर दी। ऐसा हुआ है क्या? देखिए, ये बिल्कुल साफ है कि भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की हवा को बहुत जहरीला कर दिया है। 10 साल में सबसे ज्यादा पोल्यूशन इस साल हुआ है। 6 महीने पहले तक पराली का, पंजाब में पराली जलने का बहाना बनाते थे। अब तो केंद्र सरकार के खुद के आंकड़े बता रहे हैं कि इस साल पंजाब की पराली से प्रदूषण नहीं हो रहा है, प्रदूषण सारा दिल्ली से आ रहा है। आम आदमी पार्टी के विधायक मास्क पहनकर पहुंचे तो बीजेपी ने इसे नौटंकी करार दिया। सरकार के मंत्रियों ने कहा कि जब सरकार चर्चा करवाने को तैयार है तो आम आदमी पार्टी ड्रामा क्यों कर रही है। अच्छा है, अगर उन्होंने ये मास्क 11 साल पहले लगा लिए होते तो आज दिल्ली की हवा साफ होती। 11 साल तक ये बीमारी को इन्होंने कभी बीमारी माना ही नहीं, इसके ऊपर नौटंकी और ड्रामा करते रहे और आज भी वही कर रहे हैं। 1985 में पोल्यूशन दिल्ली में शुरुआत हुई। 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को टेक ओवर किया और 85 से लेके 2024 तक इन लोगों ने कोई काम नहीं किया। 40 साल बीत गए और अब आके रेखा गुप्ता जी की सरकार ने पिछले 11 महीनों में पोल्यूशन पे काम करना शुरू किया, तभी इतना अंतर आना शुरू हुआ और हमें यकीन अगले 5 सालों में दिल्ली के पोल्यूशन के ऊपर हम काबू पाने में कामयाब होंगे। 11 साल से जो पिछली सरकार की जो देन है दिल्ली के अंदर, आज जो दिल्ली की जनता भुगत रही है, उस पर जवाब आज संसद में आके देना, सदन के अंदर क्यों नहीं देते? हमने तो, सरकार ने तो एजेंडे में रखा हुआ है कि प्रदूषण पे हम चर्चा करेंगे, आए ना चर्चा करें। लेकिन सवाल ये है कि बाहर प्रदर्शन करने की बजाय अगर ये अंदर चर्चा करते, सार्थक चर्चा करते, अपनी कारगुजारियों के बारे में भी बताते तो अच्छा रहता ना। प्रदूषण के मुद्दे पर उपराज्यपाल ने सरकार को संजीदा बताया। दिल्ली में पोल्यूशन की प्रॉब्लम है, यमुना के सफाई की प्रॉब्लम्स हैं और उसके साथ साथ जो
बहुत समय तक रोड्स पर ध्यान नहीं दिया गया था, क्योंकि रोड्स से भी प्रॉब्लम्स हैं। सच इन सारी चीज़ों में समय लगता है, क्योंकि ये कुछ महीनों में सॉल्व नहीं की जा सकती है। बहरहाल प्रदूषण पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन सच तो यह है कि दिल्ली की आबो हवा में सांस लेना मुश्किल हो रहा है और दिल्ली के लोगों को इंतजार इस बात का है कि कब उसे इस समस्या से निजात मिलेगी। तो उधर संभल में प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा। अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाने के बाद बिजली चोरी पर एक्शन लेने की बारी आई और इसके लिए अधिकारी सुबह सुबह संभल के कई इलाकों में पहुंचे। संभल के डीएम ने यह भी कह दिया कि आगे अभी और भी एक्शन होगा। संभल में सुबह होते ही बजा सायरन, बिजली चुराने वालों की नो एंट्री। संभल में प्रशासन का ऑल आउट एक्शन। सुबह के करीब 5 बजे जब उत्तर प्रदेश के संभल में लोग सो रहे थे, उस संभल के कई इलाकों में सुबह सुबह डीएम की अगुवाई में कई बड़े अधिकारी लोगों की नींद उड़ाने पहुंच गए। दरवाजे खटखटाकर लोगों को उठाया और उनके घर के अंदर चेकिंग की। सर्दियों की सुबह ये एक्शन इसलिए लिया गया क्योंकि संभल में बिजली विभाग को कई इलाकों से बिजली चोरी, अवैध कनेक्शन और कम मीटर में ज्यादा बिजली लेने की शिकायत मिली थी। इन्हीं शिकायतों पर एक्शन लेने के लिए संभल का प्रशासन सुबह सुबह जांच के लिए पहुंचा। शुरुआत हुई संभल के राय सत्ती इलाके से। वहां पहले लोगों के घरों में चेक किया गया और फिर कार्रवाई हुई। कुछ घरों में लोगों ने दरवाजा नहीं खोला तो बिजली विभाग के अधिकारियों ने जान जोखिम में डालकर जांच की और जिन घरों में बिजली की चोरी पकड़ी गई वहां का कनेक्शन काट दिया गया। जिस तरफ टीमें हैं लगातार हम दिखाएंगे न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर। यह एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए, बिजली विभाग के जो कर्मचारी हैं ऊपर चेक कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कई जगह पर बिजली चोरी के मामले बढ़े हैं। जिसके बाद आप देखेंगे बिल्कुल एकदम से बिजली विभाग के जो कर्मचारी हैं ऊपर चढ़कर इन घरों की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि लोग जो है वो दरवाज़ा नहीं खोल रहे हैं। कई दरवाजे पीटे गए और जिस तरह से कनेक्शन यहाँ पर अलग अलग हैं, उन कनेक्शंस को देखते हुए आपको लग रहा है कि साफ तौर पर ये तस्वीरें हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि देखिए जान जोखिम में डालते हुए ऊपर चढ़े हुए हैं बिजली विभाग के कर्मचारी। राय सत्ती के बाद प्रशासन की टीम ने दीपा सराय इलाके में बिजली चोरी की शिकायत पर एक्शन लिया। इसके बाद बिजली चोरी पकड़ने निकला अधिकारियों का काफिला सराय तरीन पहुंचा। वहां एक मस्जिद के आसपास अवैध बिजली कनेक्शन की जांच हुई। इस दौरान बिजली विभाग के कर्मचारियों और लोगों के बीच थोड़ी कहासुनी भी हो गई। पर आप देखेंगे बिजली विभाग को यहाँ पर ये वायर मिली और इस इलाके में ये मस्जिद का एरिया है पूरा और यहाँ पर तार को काटा गया है और ये क्या केवल चोरी की थी, इसको लेकर यहाँ पर क्या चोरी की लाइन थी? चोरी नहीं है, ये जो है ना दूसरे मीटर से चला रहा है, ले लिए। हाँ, क्या था? दूसरे घर पे लाइट जा रही है। कहाँ से? यार बिजली विभाग को ये मस्जिद से चला ली। नहीं, ये मेरे वाले घर से। अच्छा यार आप ही लोग ही तो मीटर में जोड़ के जाते हो बात करके। लाइन मैंने क्या? तो ये लाइन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लटक रही थी। इनका कहना है कि ये दूसरे घर से लाइट यहाँ पर दी जा रही थी। कहासुनी के बीच बिजली विभाग के अधिकारियों ने संभल के सराय तरीन इलाके में खोजबीन जारी रखी। कि मैं थोड़ा सा देखना चाहता हूँ एक बार यहाँ पर चढ़ के, क्योंकि आप देखेंगे इस एरिया में कई ऐसे हिस्से हैं जहाँ पर बिजली चोरी करी जा रही है। और ये देखिए यहाँ पर एक बार फिर केबल यहाँ पर चेक की जा रही है बिजली विभाग के द्वारा कि किस एरिया में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और यहाँ पर लगा है, यहाँ पर कहीं देखिए यहाँ पर एक जगह पर मिला है इनको, बिजली विभाग के कर्मचारियों को, स्टाफ का कहना है कि इस जगह पर उन्हें जो है वो बिजली चोरी की एक केबल मिली है। यहाँ से ये केबल जो है मीटर लगा है, लेकिन केवल यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर भी कटिंग चोरी की कटिया लगाई गई है ताकि पता ही ना चले बिजली विभाग को। लेकिन बिजली विभाग ने यहाँ पर चेक किया। संभल के अलग अलग इलाकों में बिजली की उलझी तारों, जगह जगह लगे मीटर और घनी आबादी, इन सब के बीच पता लगाना मुश्किल था कि बिजली की चोरी किसने और कैसे की। लेकिन बिजली विभाग के अधिकारियों ने कई अवैध कनेक्शन के बारे में पता लगाया। एक जगह तो ई रिक्शा बैटरी चार्जिंग स्टेशन ही पकड़ लिया। वहाँ केबल डालकर ई रिक्शा की चार्जिंग की जा रही थी। यहाँ पर किया गया था बिजली चोरी पकड़ने के लिए। एक जगह है जहाँ पर राय सत्ती इलाके में आप देखेंगे एक ई रिक्शा चार्जिंग सेंटर पकड़ा गया, जहाँ पर बुरी तरह से यहाँ पर कई तारें फैली हुई थी और उसके साथ ही इस तरह से चार्जिंग सेंटर बनाया गया था। बिजली विभाग ने ये पकड़ा था। पूरे आप वायर यहाँ पर देख सकते हैं, सब जगह ई रिक्शा के ऊपर ये देखिए चार्जिंग इस तरह से की जा रही है और सारी चोरी की बिजली यहाँ पर इस्तेमाल हो रही है। आप देखिए
उत्तर प्रदेश के संभल में बिजली चोरी पकड़ने का ये अभियान गुपचुप चलाया गया, इसलिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। संभल डीएम और एसएसपी के साथ एसडीएम और तहसीलदार भी शामिल हुए, यानी संभल में प्रशासन की सख्ती जारी रही। रविवार को मस्जिद और मदरसे को लेकर दिन भर कार्रवाई चली और फिर अगले ही दिन बिजली चोरी के खिलाफ प्रशासन सड़क पर उतर आया। और चलिए